अक्सर पत्नियां जब 498 ए की क्रिमिनल कंप्लेंट्स लिखा करती हैं तो उसमें जनरल, उसमें वेग, उसमें साधारण नेचर के एलिगेशंस लगा दिया करती हैं, सबका नाम घसीटने की कोशिश किया करती हैं। वो ये सोचती हैं कि अगर सबका नाम एक बार आ गया, एक बार सबको अक्यूज बना दिया तो वो जीत जाएंगी, लेकिन वो ये बात भूल जाती हैं मैं जब भी आप सभी से बात किया करती हूँ तो आप सभी जिस केस के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हुआ करते हैं, या यूँ कहूँ कि जिस केस के बारे में आपकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, वो होता है 498 ए आईपीसी का केस। और आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब भी लड़की सबसे पहला केस करेगी तो वो 498 ए आईपीसी का केस दायर करेगी। और साथ ही साथ आपने ये भी महसूस किया होगा कि आजकल सभी हाई कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जजमेंट्स आ रहे हैं आप सभी लड़कों के फेवर में, और ये सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि लड़कियां झूठा केस कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़कियां झूठा केस करना खत्म कर दें तो आपके जो केसेस हैं उसमें जल्दी जल्दी निर्णय आएगा, और वो लड़कियां जो वास्तव में सताई जा रही हैं, जो हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कोर्ट में इतने लंबे लंबे केस चलने की वजह से, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी कोर्ट्स में आने के लिए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सुप्रीम कोर्ट के उस एक केस का विस्तार से वर्णन करने वाली हूं जिसमें फैसला आया है 31 अगस्त 2023, यानी आज से सिर्फ 2 दिन पहले, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक 498 ए की एफआईआर को क्वैश करते हुए टिप्पणी दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न का मामला रद्द किया जाता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये महिला अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहती थी। आइए देखते और समझते हैं कि आखिरकार ये प्यारा सा मामला क्या था और इसमें कैसे इस निर्णय तक पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए सबसे पहले इस केस का टाइटल जान लेते हैं। केस का टाइटल है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, दिल को खुश कर देने वाला एक जजमेंट सुनाया गया है 31 अगस्त 2023 को। आइए सबसे पहले इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। भावना और निमिष की शादी होती है 2 जुलाई 2007 को। ये एक अरेंज मैरिज थी और ये इंदौर मध्य प्रदेश में होती है। ये जो लड़की है भावना, ये एक टीचर है और इसके हस्बैंड निमिष फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म एडिटिंग का, और ये मुंबई में रहा करते हैं। इन दोनों की शादी होती है 2 जुलाई 2007 को, और ये दोनों मुंबई के लिए मध्य प्रदेश जो इनका घर है जहां पर इनकी शादी हुई है उसको 6 दिन के बाद ही 8 जुलाई 2007 को ये छोड़ देते हैं। भावना अपने ससुराल मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 से 4 बार गई है, और जिसके अंदर सभी फेस्टिवल्स वगैरह ही इंक्लूड हुआ करते थे। 25 फरवरी 2009 को भावना निमिष से अलग हो जाती हैं और अपने पेरेंट्स के घर में जाकर के वो रहना शुरू कर देती हैं। 24 फरवरी 2009 को कुसुमलता, जो कि भावना की सासू माँ हैं, इन्होंने इंदौर में पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की, या यूँ कहें कि एक इत्तला दे दी कि उनको इनकी बहू के द्वारा एलिगेशंस लगा करके उनको दहेज के केसों में फंसाने का एप्रीहेंशन नज़र आ रहा है। इसके बाद बिल्कुल शांति हो जाती है और 5 फरवरी 2013 को, ध्यान से सुनिएगा, ये भावना अलग होती हैं अपने पति से।
25 फरवरी 2009 को और 5 फरवरी 2013 को भावना पुलिस स्टेशन कोतवाली में एक कंप्लेंट लॉन्च करती हैं और वहां पर वो एलिगेशंस लगाती हैं अपने पति के खिलाफ भी और पति के साथ साथ अन्य ससुराल पक्ष के सदस्यों के खिलाफ भी। पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है 498A आईपीसी और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत। 6 मार्च 2013 को जितने भी लोगों को इन्होंने एक्यूज बनाया है, इन चारों ने अपनी एक एंटिसिपेटरी ले ली। 8 मई 2013 को निमेश, जो कि भावना के हस्बैंड हैं, ये एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं और ये जितने भी एप्लीकेंट्स हैं ये सारे के सारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गुहार लगाने के लिए पहुंच जाते हैं कि ये जो एफआईआर इन सभी के खिलाफ दर्ज की गई है उसको क्वैश कर दिया जाए। अब ये क्वैशिंग पिटीशन पेंडिंग है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। इतने में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और कोर्ट के अंदर 4 एक्यूज के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ली। यहां पर कुसुमलता और सौरभ हैं भावना के देवर और इन्होंने इस चार्जशीट को चैलेंज करने के लिए एक पिटीशन और फाइल कर दी। 3 मार्च 2015 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन दोनों की दोनों क्वैशिंग पिटीशंस को डिसमिस कर देते हैं और जब ये सारे के सारे एप्लीकेंट्स इससे एग्रीव्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए। 30 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एफआईआर में जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उन सबको स्टे करने के ऑर्डर सुना दिए जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो भावना है, ये जो रिटन कंप्लेंट लिखती हैं जिस पर आधारित होकर के ये एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें वो ये कहती हैं कि इनकी शादी होती है 2 जुलाई 2007 को और इस शादी में इनके माता पिता ने 3,50,000 रुपया कैश दिया था, कुछ ज्वेलरी आइटम्स दिए थे, कॉस्टली साड़ी इत्यादि का भी ये जिक्र करती हैं, कुछ महंगे कपड़ों का ये जिक्र करती हैं। इसके अलावा ये कहती हैं कि इनके रिलेटिव्स ने भी इनको कुछ ज्वेलरी और गिफ्ट इत्यादि दिए थे। आगे चल करके ये इस रिटन कंप्लेंट में लिखती हैं भावना जी कि इनकी मदर इन लॉ ने और अभिषेक, जो कि इनके देवर हैं, उन्होंने इन सभी चीज़ों को, इन सभी ज्वेलरी आइटम्स को सुरक्षित रखने के लिए एक लिस्ट बनाई और ये कहा कि मुंबई में क्योंकि ये दोनों रह रहे हैं, यानी ये पति और पत्नी निमेश और भावना, वहां पर इनका अपना कोई घर नहीं है, तो वहां पर इनका ज्वेलरी आइटम्स रखना सुरक्षित नहीं होगा, कहती हैं ये भावना अपनी इस रिटन कंप्लेंट में। और ये सब कहते हुए लॉकर में सुरक्षित रखने के लिए इनकी मदर इन लॉ कुसुमलता जी ने और अभिषेक इनके देवर ने इन सभी ज्वेलरीज को अपने पास रख लिया। आगे ये कहती हैं रिटन कंप्लेंट में कि 8 जुलाई 2007 को ये अपने पति निमेश के साथ मुंबई निकल जाती हैं और वहां पर ये आगे कहती हैं कि इनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट हुआ इनके हस्बैंड के द्वारा। और इस रिटन कंप्लेंट में ये भावना ये भी कहती हैं कि इनकी मदर इन लॉ और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, दोनों सौरभ और अभिषेक, इन दोनों ने डाउरी डिमांड्स की हैं इनसे बहुत ज़्यादा, और जब डाउरी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाई तो इनके साथ हैरेसमेंट हुआ है। यहाँ पर ये अपनी मदर इन लॉ के अगेंस्ट लिखती हैं कि इनकी मदर इन लॉ ने गोल्ड चेन, ईयररिंग्स और ज्वेलरी आइटम्स इत्यादि की मांग की है। अभिषेक जो कि इनके देवर हैं, उन्होंने अपनी शादी के समय, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि अभिषेक ने अपनी शादी के समय अपनी भाभी से डिमांड की। खैर, ये लिखती हैं इस रिटन कंप्लेंट में कि इनके देवर अभिषेक ने जब उनकी शादी हो रही थी तो उस समय पर कार की और 2 लाख की डिमांड की। और ये भी कहा इन्होंने इस रिटन कंप्लेंट में कि जब उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कर पाएंगी पूरा, तो उन्होंने ये कह दिया, यानी अभिषेक जी ने ये कह दिया इनके देवर ने, कि अपने घर जाओ।
साथ ही साथ ये और एलिगेशंस लगाती हैं कि जब कभी भी ये अपने ससुराल में रहती थी तो एक पेइंग हाउस की तरह रहती थी, वहाँ पर इनके लिए कोई भी कमरा अलग से नहीं दिया जाता था, इनको फिजिकली, सोशली, मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया जाता था। और यहाँ वो स्पेसिफिक बताती हैं कि दीपावली के समय सन 2008 में जब वो अपने ससुराल में गई थी तो इनके हस्बैंड ने और इस परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया था और सास ने ये कहा था इस भावना को कि इस लड़की ने, यानी कि इनकी बहू ने, इनका जो फेस्टिवल है उसको खराब कर दिया है। और ये कह दिया इनकी सास कुसुमलता जी ने कि भावना, तुम त्योहार पर, खासकर इतने अच्छे त्योहार पर, दिवाली पर कभी भी यहाँ मत आया करो। और उसके बाद ये भावना आगे कहती हैं रिटन कंप्लेंट में कि 25 फरवरी 2009 को इनके पति ने इनको घर से निकाल दिया। इसके बाद एक और बात कहती हैं ये रिटन कंप्लेंट में कि इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो इनके पति इनके भाई की शादी में आ जाते हैं, लेकिन ये 17 जून 2012 को शादी में तो आए, भावना के भाई की शादी को अटेंड करने के लिए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने इनसे मनी अरेंजमेंट यानी कि मनी की डिमांड की। और जब इन्होंने कह दिया, यानी इस भावना ने कह दिया निमिष को कि वो इस डिमांड को पूरी नहीं कर सकती, तो भावना कहती हैं कि या तो उसकी मांग पूरी करो या उनके पति को फ्री कर दो, ये कहा इनके पति अभिषेक ने। और इसके साथ साथ भावना ने ये भी कहा कि उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके भाई को इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। यहाँ एक बात गौरतलब है ध्यान देने की कि 8/9/2013 में पुलिस स्टेशन हीरानगर में भावना अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराती हैं और वहाँ कहती हैं कि शादी में उन्होंने, यानी कि उनके माताजी और पिताजी ने 5 लाख रुपया खर्च किया। याद रहे आप सभी को कि जो इन्होंने रिटन कंप्लेंट दी थी उस रिटन कंप्लेंट में ये 3,50,000 का जिक्र करती हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो स्टेटमेंट दे रही हैं 8/9/2013 को, तो वो कहती हैं कि 5 लाख खर्च कर दिया इनके माताजी पिताजी ने। और वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि इनके देवर अभिषेक ने जब उनसे उनकी शादी, यानी अभिषेक की जब शादी हो रही थी, तो 2 लाख रुपया और कार की जब डिमांड की थी तो इनकी ये डिमांड पूरी न करने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट भी हुई थी। और साथ ही साथ वो इस स्टेटमेंट में एक बात और कहती हैं पुलिस स्टेशन हीरानगर में कि ये हैरेसमेंट उनके साथ हो रही थी क्योंकि इनके सभी इन लॉज की ये इच्छा थी कि किसी तरह से ये तलाक दे दे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो भावना है, जो कंप्लेनेंट हैं, वो बताती हैं कि अभिषेक जज है और वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज कर रहा था। इसके साथ साथ 8/9/2013 को ही इनके पिताजी, यानी भावना के पिताजी ओम प्रकाश जी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। वो सारी की सारी इन्हीं बातों का, जो कि भावना ने 8/9/2013 को स्टेटमेंट दी है, उन्हीं सभी चीज़ों को दोबारा से दोहराता है। और साथ ही एक बात और कहता है कि करवा चौथ में 100 साड़ियाँ इनकी सासू माँ ने मंगाई हैं। यहाँ पर भावना जी अपने 2 पड़ोसी सुशीला बाई और मोहन जी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती हैं और वो भी इनकी सभी वर्जन्स को दोहरा देते हैं। 8/9/2013 को 2 और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और वो रिकॉर्ड की गई थी शैलेंद्रा और राधे श्याम जी की, जो कि निमिष के पड़ोसी थे। इन्होंने कहा कि कोई भी डाउरी डिमांड्स की बात उन्होंने कभी भी नहीं सुनी है, कोई हैरेसमेंट कभी भी उन्होंने होते हुए नहीं देखा है, कभी उन्होंने कोई तेज आवाज नहीं सुनी है। खैर आखिरकार 20 सितंबर 2013 को पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी और उन्होंने कोई भी नई बात नहीं लिखी इस फाइनल रिपोर्ट में। जितने भी वर्जन्स इस लड़की यानी भावना ने अपनी कंप्लेंट में लिखे थे वो सारे के सारे एज इट इज दोहरा दिए गए एफआईआर के अंदर। यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा गौरतलब है कि अभिषेक जो भावना का देवर है वो जज बनते हैं।
भावना और निमिष की शादी के 6-7 महीने के बाद ही। और उसके बाद उनकी पोस्टिंग पहले होती है उज्जैन में और उसके बाद फिर एमपी के नीमच में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। कुसुमलता जो सास हैं भावना की, वो अभिषेक यानी कि कुसुम के देवर के साथ ही रहा करती हैं। और इनका एक जो दूसरा देवर है भावना जी का, सौरभ जी आर्किटेक्ट हैं और वो सन 2007 से दिल्ली में रह रहे हैं। निमिष यहां पर जो कि भावना के पति हैं, वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं 9/9/2012 में और 17/11/2012 में। और एक एनोनिमस यानी कि बिना किसी नाम के एक ऐसी कंप्लेंट यहां पर अभिषेक जो कि जज बने हैं उनके अगेंस्ट हाईकोर्ट में किसी के द्वारा फाइल की जाती है। यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि 27/10/2018 में जो निमिष ने भावना के अगेंस्ट एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी, वहां पर क्रॉस के समय पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, आप सभी को याद होगा कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन के महत्व को आप सभी को बार बार बताया करती हूं, तो यहां भी ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर इस भावना ने कहा कि जितना भी स्त्री धन है यानी जितना भी डाउरी आर्टिकल है वो सारा का सारा निमिष यानी कि इनके पति के पास है और ये बार बार अपने पति से मांग रही हैं ये सारा स्त्री धन और इनके पति यहां पर इनको वापस नहीं दे रहे हैं। ये कहती हैं 27/10/2018 में डिवोर्स पिटीशन में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर। और जबकि जो क्रिमिनल कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी जिस पर ये एफआईआर बनी है, उसमें वो ये कहती हैं कि इनकी सासू मां और इनके दोनों देवरों ने इनको झूठ बोल करके सुरक्षित जगह पर रखने के लिए, कि मुंबई में उनके पास जगह नहीं होगी, वो वहां पर सुरक्षित नहीं रख पाएंगी ज्वेलरी को, और वो एमपी इंदौर में अपने पास लॉकर में रखने के नाम पर रख लेती हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसके साथ साथ क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर ये भावना एक और बात के लिए कन्फेस यानी कि स्वीकार कर लेती हैं कि जो अभिषेक इनके देवर हैं, जो जज हैं इस समय पर, उनके अगेंस्ट जो हाई कोर्ट में कंप्लेंट पेंडिंग है वो भी इन्होंने ही लिखी थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ सल्वराज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, आनंद कुमार मोहत्ता वर्सेस स्टेट, रवि कुमार वर्सेस स्टेट, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कहकशा कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, नीलू चोपड़ा वर्सेस भारती और मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस को बहुत ही विस्तार से वर्णित किया है। और उन्होंने सारी की सारी डिस्क्रिपेंसीज यानी कि जो भी अलग अलग बयानबाजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली टिप्पणी की कि वो कहती हैं क्रिमिनल कंप्लेंट में कि इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं और जो मदर इन लॉ हैं, इन्होंने मिलकर के ज्वेलरी आइटम्स अपने साथ रख ली हैं। और जब डिवोर्स पिटीशन में क्रॉस एग्जामिनेशन इनका हो रहा है तो वो ये कहती हैं कि ये ज्वेलरी आइटम्स इनके हस्बैंड के पास हैं और बार बार मांगने के बाद भी ये उनको वापस नहीं दे रही हैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन में एक और बात जो निकल करके आई है कि इन्होंने जो ये एक अनोनिमस कंप्लेंट फाइल कर दी थी हाई कोर्ट में जज अभिषेक जो कि इनके देवर हैं, जिसके बारे में वो ये सोच रही थी कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये कंप्लेंट भी जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जज अभिषेक जो कि इनके देवर हैं, इन्होंने ही फाइल की थी। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि इनकी कितनी ज्यादा दुश्मनी है ससुराल के सभी सदस्यों के खिलाफ, और खासकर वो अभिषेक जो जज बन चुके हैं इनकी शादी के 6-7 महीने के बाद, और जो कि इनके साथ कभी भी नहीं रहे, वो अलग अलग जगह पर पेंडिंग है, लेकिन ये दुश्मनी निकाल रही हैं इन सभी के साथ, और खासकर जज अभिषेक जो कि इनके देवर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया कि 2009 से ये पति पत्नी अलग रह रहे हैं, लेकिन इनकी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होती है सन 2013 में, यानी कि करीबन 4-4.5 साल के बाद। अगर एफआईआर में देखा जाए तो एफआईआर में सन
2007 से लेकर के 2013 तक की वेग बातें तो जरूर लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जब ये अपने पति से अलग होती हैं सन 2009 में, उसके बाद की कोई भी एलिगेशन का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया हुआ है। इनकी शादी हो जाती है सन 2007 में और एक हफ्ते के बाद ही ये अपने पति के साथ, जो कि फिल्म एडिटिंग का काम किया करते हैं मुंबई में, ये मुंबई में चली जाती हैं। और इस पूरे ड्यूरेशन में जितने भी दिन ये यहाँ पर रहीं, सिर्फ 3 से 4 बार ये मध्य प्रदेश में पहुंची हैं, और वो भी सिर्फ फेस्टिवल्स के समय ही। इनका जो देवर है सौरभ, जो आर्किटेक्ट है, सन 2007 से ये दिल्ली में रह रहा है। इस सौरभ के खिलाफ कोई भी एलिगेशन कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। अगर इन्होंने इनको घसीटने का काम किया है कि एफआईआर में इनका नाम लिखा जाए, इनको एक्यूज बना दिया जाए, तो इन्होंने जनरल वेग एलिगेशंस लगा दिए हैं कि ये भी इनके साथ मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां टिप्पणी करते हुए एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर सौरभ सन 2007 से दिल्ली में रह रहे थे, तो दिल्ली से कैसे उन्होंने भावना यानी अपनी भाभी के ऊपर फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट की है। इसी तरह से भावना की और निमिष की जो शादी हुई है, उस शादी के ठीक 6-7 महीने के बाद ही अभिषेक इनके देवर जज बन जाते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं, और शायद ही कभी ये इनका देवर मुंबई गया होगा। ये अभिषेक अगर भावना अपनी भाभी से कभी मिला भी होगा तो मध्य प्रदेश में ही मिला होगा, जहां पर इनका घर है, और वो भी कभी किसी फेस्टिवल के मौके पर ही लिखा होगा। और बहुत सरप्राइजिंगली ये भावना इस क्रिमिनल कंप्लेंट में लिखती हैं अभिषेक के खिलाफ जानबूझ करके कि इस अभिषेक की जब शादी थी तो उन्होंने इससे 2 लाख रुपया और कार की डिमांड की थी। ये बहुत सोचने का विषय है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कहाँ शादी हो रही है अभिषेक की और वो डाउरी डिमांड कर रहा है अपनी भाभी से, वो क्यों करेगा जबकि वो एक इतने अच्छे पद पर स्थित है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात पर बहुत फोकस किया कि जो भावना के अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन पेंडिंग थी इंदौर कोर्ट में, इनके पति ने जो निमिष ने फाइल की हुई थी, वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर इस कंप्लेनेंट ने, इस भावना ने, इस वाइफ ने ये कन्फेस कर लिया था कि जो इनके देवर हैं अभिषेक, उनके खिलाफ जो एक कंप्लेंट पेंडिंग है हाई कोर्ट में, वो इन्होंने ही फाइल की थी। यहां से इनका प्रतिशोध लेने की जो आग है वो नजर आ रही थी। और अगर कुसुम लता जी की बात की जाए, जो कि भावना की सासू मां हैं, सिर्फ एक एलिगेशन उन्होंने एक समय का लगाया था कि इन्होंने एक बार मैक्सी पहनी थी भावना ने और अपने सिर पर वो मेहंदी लगा रही थी। तो यहां पर इनकी सास ने इनको कहा कि इनको इस मैक्सी को उतार करके इनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए और इनको सड़क पर खड़ा कर देना चाहिए। और अगर इस बात को सच मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ होगा, तो लेकिन कैसे 498A की धारा कुसुम लता जी के ऊपर इस एलिगेशन के साथ लगाई जा सकती है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि ये भावना कहती हैं कि इनके भाई की शादी में निमिष पहुंचते हैं सन 2012 में, लेकिन जो क्रिमिनल कंप्लेंट इन्होंने फाइल की है भावना जी ने, उसमें सन 2009 के बाद किसी भी डाउरी डिमांड की कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है। जितने भी एलिगेशंस भावना ने लगाए हैं अपने हस्बैंड निमिष के खिलाफ, अपनी सास कुसुम लता के खिलाफ, अपने देवर सौरभ और अभिषेक के खिलाफ, वो सारे के सारे एलिगेशंस जनरल और ऑमनिमस हैं। किसी भी स्पेसिफिक डिटेल का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। और ये बहुत हैरानी की बात है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे सभी लोग अलग अलग सिटी में रह रहे हैं। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है, अलग जज की पद पर नियुक्त है, कोई इंदौर में रह रहा है और ये अपने मायके में रह रही हैं। तो कैसे अलग अलग सिटी में रहते हुए इनके साथ मेंटल और फिजिकल टॉर्चर ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सन 2009 में इन्होंने ससुराल छोड़ दिया था और इन्होंने जो कंप्लेंट फाइल की है वो सन 2013 में
फाइल की है और इन सभी बातों का वर्णन करते हुए, ओपिनियन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं भावना ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ, ये सारे के सारे इनसफिशिएंट हैं। प्राइमा फेसिया इनको पढ़ने से कोई भी किसी भी तरह का केस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड किसी के भी खिलाफ नहीं है। और यहां पर भजन लाल के केस को बहुत डिटेल में बताया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कुसुमलता जो इनके सास हैं, अभिषेक गौड़ जो इनके देवर हैं और सौरभ गौड़ जो इनके देवर हैं, तो ये इनजस्टिस हो जाएगा इन तीनों के प्रति। और ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के खिलाफ कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करना था जिस समय पर ये एप्लीकेंट्स इस एफआईआर और इसके साथ की जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कराने के लिए 482 सीआरपीसी के तहत ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचे थे। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अपने इनहेरेंट पावर्स को यूज अवश्य करना था। और यहां पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भावना जो कि पत्नी है निमीश की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहती थी और ये कहते हुए इस महिला के द्वारा जो दायर किया गया था दहेज उत्पीड़न का मामला, उसको रद्द कर दिया, अपील्स को दोनों को अलाउड कर दिया, एफआईआर को क्वैश कर दिया अगेंस्ट कुसुमलता, अभिषेक गौड़ और सौरभ गौड़, यानी कि दोनों देवरों के खिलाफ और सासू मां के खिलाफ जो एफआईआर की गई थी उसको क्वैश करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन में सुना दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर पत्नियां जब 498A की क्रिमिनल कंप्लेंट्स लिखा करती हैं तो उसमें जनरल, उसमें वेग, उसमें साधारण नेचर के एलिगेशंस लगा दिया करती हैं, सबका नाम घसीटने की कोशिश किया करती हैं। वो ये सोचती हैं कि अगर सबका नाम एक बार आ गया, एक बार सबको अक्यूज बना दिया तो वो जीत जाएंगी। लेकिन वो ये बात भूल जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर हर एक एफआईआर पर लगी हुई है और अगर कोई भी इस तरह की गलती करता है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे जजमेंट सुना दिए हैं और ये इतना प्यारा जजमेंट आया है आज से 2 ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि ये पत्नी सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध लेने की नीयत से इन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी। इनके पूरे के पूरे केस में कहीं कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, बीच में इतना सारा गैप है, उस गैप का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला के द्वारा दायर किया गया दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।